वन सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज आज हम ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं इस चैप्टर के। तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में होने वाली है। विदाउट एनी फर्दर ले, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इट इज सेइंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टली ऑकर। तो कौन सा यहाँ पे डेट्स दे रखी है आपको, तो यहाँ पे इनमें से कब जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टल फोर्ट है वो कब ऑकर हुआ था। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1798, 14 जुलाई 14 जून 1789 और 14 जून 1798। तो इनमें से कौन सा होगा। The answer is option A, which is 14 जुलाई 1789 को स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिले फोर्ट ऑकर हुआ था। ठीक है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने। व्हाट डिड बेस्टिले सिंबलाइज। जो बेस्टल फोर्ट था वो क्या सिंबलाइज करता था, क्या डिनोट करता था। ऑप्शन ए, बेनेवोलेंस ऑफ द किंग। सेकंड, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। थर्ड, आर्म्ड माइट ऑफ द फ्रांस। और द प्रेस्टीज एंड पावर। The answer is B, which is despotic power of king. तो despotic power जो थी किंग की, वो किसको डिनोट करती थी, बेस्टल फोर्ट की। ठीक है, उसकी पावर के रूप में एक डिनोट करता था। ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। 18 सेंचुरी फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू। तो 18 सेंचुरी में जो फ्रांस सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी। ए कास्ट में, फोर एस्टेट में, थ्री एस्टेट में या फिर टू एस्टेट में। आई थिंक कि आपको पता ही होगा इसका आंसर। द आंसर इज सी, थ्री एस्टेट। तो थ्री एस्टेट में आपका जो फ्रांस सोसाइटी था वो बांटा गया था। कौन सी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, ऐसे स्टेट में बांटा गया था। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। Now fourth question is, which of the following constituted the privileged classes। यहाँ पे privileged classes कौन सी हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, clergy and peasants, peasants and nobility, first and third estate, clergy and nobility। इसका आंसर होगा डी, विच इज क्लर्जी एंड नोबैलिटी। ये थे आपके प्रिविलेज क्लासेस। जो क्लर्जी थे वो बिलोंग करते थे फर्स्ट स्टेट से, वाइल नोबैलिटी बिलोंग टू दी सेकेंड स्टेट। ठीक है। अब बता दो, क्लर्जी वगैरह वैसे तो चर्च के जो पीपल्स होते थे उनको डिनोट करते थे। नोबैलिटी वो होते थे जो किंग्स के रिश्तेदार होते, थोड़े ऑफिशियल्स होते थे, राइट। नाउ लेट्स मूव टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। The most important of the privileges enjoyed by the clergy and nobility। तो यहाँ पे गिवन है, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। राइट टू कलेक्ट ड्यूज, ओनरशिप ऑफ लैंड, पार्टिसिपेट इन द वार्स, एक्सेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस टू द स्टेट। नाउ इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा डी, विच इज एक्सेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस टू द स्टेट। एक्चुअली जो डायरेक्टली टू स्टेट, दो टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, एक टिथे और एक टेले। ठीक है। तो टेले कौन सा टैक्स था जिसमें डायरेक्टली देना पड़ता था स्टेट को। ठीक है। तो वो सिर्फ थर्ड स्टेट देती थी। ठीक है। बाकी जो क्लर्जी और नोबैलिटी थे ये एकदम इससे एक्सटेम्प्टेड यानी एक्सक्लूडेड थे, एक टाइप से काफ़ी इंजॉय करते थे लोग। ठीक है। Now, sixth question. Which of the following believed social position must depend on merit? इनमें से कौन बिलीव करता था कि जो सोशल पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी में वो किस पे डिपेंड, वो मेरिट पे डिपेंड होनी चाहिए, मतलब किया धरा जो करता है इंसान वही भुगतता है। तो कौन मानता था, मिडिल क्लास, नोबैलिटी, वर्कर्स और पीजेंट्स। इसका आंसर होगा ए, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास मानती थी कि जो सोशल पोजीशन होनी चाहिए किसी भी इंसान की वो डिपेंड होनी चाहिए उसके मेरिट पे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। Now let's move to the another question, which is seventh. Society based on freedom, equal laws and opportunities were advocated by। तो जो सोसाइटी फ्रीडम और इक्वल लॉज अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड होनी चाहिए वो किसने डिवोट एडवोकेट किया था। मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ थर्ड estate, clergy and nobility, philosophers such as John Locke and Rousseau,
इंग्लिशमैन, गॉर्जस स्टैंटन एंड आर्थर यंग। तो उनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। सो द आंसर इज सी, फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉके एंड रॉस्क्यू ने आइडिया दिया था कि फ्रीडम, इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, राइट? सबका इक्वल अधिकार होना है सब चीज़ पे, ठीक है? तो ये फिलोसफर्स का था। शायद आपने से कई लोगों का मानना होगा कि मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ थर्ड स्टेट का ऐसा कहना था, नहीं, बट एक्चुअली जो फ्रांस रेवोल्यूशन आया एक्चुअली उनमें से एक कारण फिलोसफर्स का भी रहा था, ठीक है? Now let's move to the another question, which is 8. Which of the following refuted the doctrine of divine and absolute right? John Locke, Roscoe, Montesquieu, or Voltaire? So the answer is A, which is John Locke. John Locke ने doctrine of divine and absolute right इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? और तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉन लॉके ने कौन सी बुक लिखी थी। तो उसने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये उसकी बुक थी। और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि उसने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इट मीन सिंपल सा आपसे पूछा गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो गवर्नमेंट होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, वो किसने एडवोकेट की थी? सो डार्विन ने की थी, स्पेंसर ने की थी, रॉस्क्यू ने की थी, मोंटेस्क्यू ने की थी। सो द आंसर इज सी, विच इज रॉस्क्यू। रॉस्क्यू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी भी थी और गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट बेस्ड होनी चाहिए वो भी उसने बताया था उसमें, ठीक है? नाउ 10th क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वाज पुट फोर्थ इन। सो जो डिवीजन होती है पावर की गवर्नमेंट में, तो वो किसने बताया था, किस कौन सी बुक में था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ले मॉन्ट्रियल यूनिवर्सल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो द आंसर इज द स्पिरिट ऑफ लॉस। द स्पिरिट ऑफ लॉस में डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट लिखी हुई है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है। बता देती हूँ, लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, विच मेक लॉस, while the executive the who imposes the law, while the judiciary punishes the people who break the laws or rules, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। Now let's move to the another question. Now question number 11, who was the king of France at the time of revolution? तो revolution के टाइम पे कौन था फ्रांस का किंग? तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन गिवन है लुइस 14, लुइस 16, मैरी एंटोनिटी, निकोलस सेकंड। सो द आंसर इज, आई होप आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा बी, लुइस 16 था किंग ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, ठीक है? फ्रांस रेवोल्यूशन में लुइस 16 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। सो जो पॉलिटिकल बॉडी होती है फ्रांस की वो कौन सी थी? डूमा, रिस्टैग, लोकसभा, स्टेट जनरल। सो द आंसर इज डी, विच इज स्टेट जनरल, ठीक है? स्टेट जनरल होती थी पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, ठीक है? जिसके द्वारा वोटिंग्स ली जाती थी ताकि जो टैक्सेस होते थे उसको इंक्रीज कर सके। ड्यूमा, अभी इनका तीनों का पता होना चाहिए किसकी पॉलिटिकल बॉडी है। ड्यूमा होता था रशियन पॉलिटिकल बॉडी होती थी, ठीक है? रास्टैग होती थी जर्मनी पॉलिटिकल बॉडी होती थी, ठीक है? उधर की लोकसभा तो इंडिया की आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज वोटिंग इन द स्टेट जनरल वाज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो जो वोटिंग होती थी स्टेट जनरल की, तो वो कैसे कंडक्ट की जाती थी? ऑप्शन दे रखा है ईच मेंबर वन वोट, मेल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और स्टेट जनरल। तो ऑप्शन देखिए, पहले बता देती कि ऑप्शन ए में गलत दे रखा है, इसमें ईच स्टेट आना चाहिए, ईच वन वोट, ईच स्टेट वन वोट आना चाहिए, ठीक है? तो आप याद रखें। सो द आंसर इज ए। तो ए कैसे होगा? ईच स्टेट वन वोट। सो ईच स्टेट हैज द वन वोट, ठीक है? मतलब जैसे कि 3 स्टेट होते थे, यू नो, है ना?
तो एक स्टेट का एक वोट माना जाता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड स्टेट थी उसने एकदम रेजिस्ट कर दिया था इस प्लान को कि हर एक का एक वोट होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जो किंग था लुई 16 उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, which is one of the reason for the now 14th question is the state general was last convinced in जो स्टेट जनरल था वो लास्ट कब ली गई थी, मतलब वो कब मीटिंग हेल्ड हुई थी, 1604, 1614, 1416 और 1641? So the answer is B, which is 1614, मतलब 1614 में लास्ट जो मीटिंग होती है स्टेट जनरल्स की वो ली गई थी, ठीक है। Now next question is where did the third estate form and announce the National Assembly? The third estate कहाँ फॉर्म हुई थी, अनाउंस किया था नेशनल असेंबली को? इंडो टेनिस कोर्ट, हॉल्स ऑफ मिरर, फिरोज शाह ग्राउंड और विंटर पैलेस? So the answer is A, which is इंडो टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट आई थी 20 जून को, ठीक है, तब उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का फैसला बनाया था। Now 16th question is members of third estate were led by, so जो members थे थर्ड स्टेट के वो किसके द्वारा लेड किए गए थे? लुई 16 एंड मैरी एंटोनिटी, लेनिन एंड कैनस्की, मिराबियो एंड एबिसियस और रोस्क्यू एंड वॉल्टेयर? सो आई आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, विच इज मिराबियो एंड एबिसियस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिराबियो था वो सेकेंड स्टेट से मतलब नोबैलिटी से बिलोंग करता था, वाइल जो एबिसियस था वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इंडोर टेनिस हॉल में उन्होंने क्या किया था, स्पीचेस दी थी, राइट, क्राउड को, जो सबको स्पीचेस दी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एबिसियस ने कौन सी बुक राइट की थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एबिसियस ने कौन सी बुक लिखी थी। Now, 17th question is which of the following was the main objective of the Constitution of 1791? So 1791 का एक्चुअली सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था? To limit the power of king alone, to do away with the feudal privileges, give equal rights to the woman, or establish a constitutional monarchy. So the answer is D, which is establish a constitutional monarchy is the एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ए होगा तो बिल्कुल गलत होगा, वो गलत इसलिए होगा, देखिए, टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग अलोन, तो यहाँ पे अलोन बोला, राइट। अब एक ही कारण तो नहीं हो रहा था कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाना है कि 1791 को जो लिमिट करनी है पावर किंग की, यही तो नहीं था एक कारण, बहुत सारे कारण थे। इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए, बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज ब्रोकन चेन सिंबलाइज्ड। एक ब्रोकन चेन होती है वो क्या सिंबलाइज करती है? ऑप्शन ए चेंज यूज्ड टू fetter slaves, strength lies in unity, royal power or act of becoming free. So the answer is D, act of becoming free is symbolize the broken chain, ठीक है। अब आप में से कहीं सोच रहे होंगे कि ए होगा, चेन्स यूज टू फैटर, यहाँ पे देखिए चेन बोला है, चेन्स ना, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ब्रोकन चेन की, ठीक है, तो आंसर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंग्ड वुमन पर्सोनिफाइड, जो विंग वुमन थी वो क्या पर्सोनिफाइड करती थी? National colors of France, act of becoming free, personification of law, rays of sun will drive away the clouds of ignorance. So the answer is C, which is personification of law. ये symbolize करता था हमारा winged woman। देखिए क्या होता है, देखिए फ्रांस में उस टाइम पे जब लुई 16 किंग था तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, राइट, वो रीड और बोल नहीं पाते थे अच्छे से, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनके सिंबल्स बनवाए गए कि हाँ सिंबल पढ़ के वो समझ जाएंगे चीज़ों को, तो इसलिए विंग्ड वुमन ऐसे कई सारे सिंबल्स बनाए गए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसेस।
symbolized royal power, equality before law, law is same for all, or strength lies in the unity. So the answer is D. नाम से पता चल रहा है bundle of rods. Strength and unity मतलब एकता में ही बल है. राइट आपको पता होगा एक डंडी को तो आप आराम से तोड़ सकते हैं राइट बट कई सारे डंडी को आप नहीं तोड़ सकते इसलिए स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. Now which of the following were the national colors of France during the इसमें यहाँ पे लिखा नहीं आगे इसका होगा फ्रांस रेवोल्यूशन में फ्रांस के जो नेशनल कलर्स है वो क्या कौन से थे ब्लू ग्रीन येलो रेड ग्रीन ब्लू और ब्लू वाइट रेड येलो रेड वाइट. So the answer is C, which is blue white red is the national color of the France. ठीक है तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वाइट वाला हमेशा बीच में आएगा. वाई क्योंकि देखिए इंडिया के नेशनल फ्लैग में भी जो वाइट है वो पहले आता है राइट तो आप ऐसे याद रख सकते हैं. नाउ आगे देखते क्वेश्चन को. नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस ये तो आपको पता होना चाहिए. वंदे मातरम, रॉकेट डी एल्सले, एल मॉन्ट्रे यूनिवर्सल और मर्सलेस. So the answer is D. Marseilles. Marseilles is the national anthem of the France. ठीक है और उसको किसने लिखा था उसको लिखा था रॉकेट डी एल एल्सले ने. ठीक है और वंदे मातरम तो इंडिया का नेशनल एंथम यू नो वेरी वेल. Now next question is members of Jacobin Club were known as. So members जो होते थे जैकोबिन क्लब के वो कैसे जाने जाते थे कंजर्वेटिव रेवोल्यूशनरीज टेररिस्ट और सैन क्लूटोस. आंसर इज सैन क्लूटोस. सैन क्लूटोस के नाम से जाने जाते थे. सैन क्लूटोस वो लोग होते थे विच आर विदाउट नी ब्रिजेस टू लुक अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी और यू कैन से द अपर क्लास पीपल्स सो दे वर नोन एज सैन क्लूटोस एंड वियर नी ब्रिजेस. ठीक है और वो अपने से हैट भी पहनते थे जो लिबर्टी को शो करता था. Now next question. France on 21st September 1792 was declared a. तो 21st September 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? सोशलिस्ट स्टेट, डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट स्टेट और रिपब्लिक. सो द आंसर इज डी विच इज रिपब्लिक. रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस लेगेसी टू द वर्ल्ड. तो कौन सी लेगेसी थी फ्रांस की जो वर्ल्ड को देके गई? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म, रिपब्लिक लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. सो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्वेश्चन. सो द आंसर इज डी लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. अब इसका रीज़न भी ये बता देती हूँ क्योंकि एक्चुअली लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब इसके अंदर ही आ जाता है. ठीक है इक्वालिटी होगी तो सोशलिज्म वगैरह नेशनलिज्म भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे. ठीक है एक्चुअली मेन मुद्दा यही था हमारा मैटर लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो लेगेसी सबसे मेन दी गई थी. Now next question is what did the rat cap worn by San Clotos in the France symbolize? ये मैंने अभी पहले कुछ क्वेश्चंस में अभी बताया था मैंने आपको तो आपको पता ही होगा. लिबर्टी, ब्रदरहुड, लव, इक्वालिटी. सो द आंसर इज लिबर्टी. लिबर्टी को डिनोट करता था रैट कैप विच वॉज वोन बाय द सैन क्लोटोस. ठीक है सैन क्लोटोस के द्वारा पहना जाता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड गुलोटाइन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा रिफर्स टू. तो जो वर्ड गुलोटाइन था वो किसको मतलब रिफर किया जाता था? beheading a person, awarding a person, taxing a person, treating a person. So the answer is A. beheading a person. किसी पर्सन का गला काट दिया जाता था वो होता था गुलोटाइन. एंड आपको मुझे बताना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था. ठीक है कमेंट सेक्शन में. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके नाम पे रखा गया था. ये नाम पे डॉक्टर गुलोटाइन ने इसको इन्वेंट किया था. दैट्स वाई उसके नाम पे इसको रख दिया था. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रांस रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन. तो फ्रांस रेवोल्यूशन कब हुआ था? जुलाई 14 1789, जुलाई 14 1788, जुलाई 14 1786 और जुलाई 14 1785.
सो द आंसर इज ए विच इज जुलाई 14 1789 को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हुआ था। ठीक है। नाउ ऑन व्हाट चार्जेस वाज लुई 16 गुलोटाइन्ड? किस चार्ज में जो लुई 16 था उसको गुलोटाइन कर दिया गया था, इट मींस एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था? क्रुएल्टी, ट्रीजन, एब्सोल्यूट रूल और मिसगवर्न? सो द आंसर इज बी, ट्रीजन। ट्रीजन के चार्ज में यानी देशद्रोह के चार्ज में उसको गुलोटाइन या एग्जीक्यूट कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्स कलेक्टेड कॉल्ड टिथे वाज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंच पीजेंट्स बाय? तो जो टैक्स था टिथे वो किसके द्वारा ली जाता था पीजेंट से? द चर्च, एम्पायर, नोबल्स और चीफ ऑफ द आर्मी? सो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर होगा ए, द चर्च से लिया जाता था। Now next question is why was the subsistence crisis caused in France? Subsistence crisis क्यों फॉर्म हुआ था, उसका कॉज क्या था, उसका कारण क्या था? The wages of the people were low. There was widespread unemployment. Increase in population led to the rapid increase in the demand of fruit grains, or the government imposed various taxes. So the answer is C, which is increased in population led to rapid increase in the demand of food grains. Okay, population of France rose to 23 million in 1715 to 28 million in 1789, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब राइज होगा पॉपुलेशन so there would be a increase in demand of grains too, that leads to the subsistence crisis. Now अब हम आगे हैं fill in the blanks पे। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए, in dash Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch। तो आपको बुक का नाम बताना है जो जॉन लॉके ने लिखी थी, आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यू में। सो द आंसर इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी जॉन लॉके ने। ठीक है, उसमें जो डॉक्ट्राइन और एब्सोल्यूट राइट्स थे मोनार्क के वो गिवन थे। Now next question is the third estate assembled in the tennis court of Versailles and declared themselves as a, जो थर्ड स्टेट थे वो असेंबल्ड हुए थे किसमें, इंडो टेनिस कोर्ट में, वर्साइल्स में, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने? सो आंसर होगा इसका डेमोक्रेट्स, अपने आप को डेमोक्रेट्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैश वाज द फोर्ट्रेस इन द पेरिस दैट वाज यूज्ड एज द स्टेट प्रिजन बाय द किंग्स ऑफ फ्रांस? तो एक फोर्ट हुआ करता था जिसमें प्रिजन की तरह था और उसको फ्रांस के किंग्स यूज किया करते थे। सो इसका आंसर होगा बैस्टिल। बैस्टिल फोर्ट एक, जैसे मैं बताया था कि डेस्पोटिक पावर डिनोट करती थी किसकी, किंग की। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश वाज द ग्रुप ऑफ पर्संस वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च? सो इसका आंसर होगा क्लर्जी। क्लर्जी वो ग्रुप हुआ करते थे जिनको जिया जाता था, उनको पावर दी जाती थी किसमें, चर्च, और वो कौन सा टैक्स देते थे, टेले टैक्स लेते थे, आई एम सॉरी। ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज डैश वाज द सोशल क्लास that came to own means or production during modern industrialization and was primarily concerned with property values? So इसका आंसर होगा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने क्या किया, अपने उनके जो तो उन्होंने क्या किया था, दे एक्सपेंडेड ओवरसीज ट्रेड एंड फॉर्म द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज टेक्सटाइल। ठीक है, ऐसी उन्होंने अपने ट्रेड को आगे बढ़ाया, राइट। Now next question is dash was a large French country house or stately residence belonging to the kings or nobleman? So उसका आंसर होगा नोबेलिटी। वैसे मैं बताया था वो ऑफिशियल्स होते थे किंग्स के, ठीक है, नोबल मैन हुआ करते थे, किंग्स के रिलेटिव्स हुआ करते थे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। देखिए, लुई 16 ascended the throne in the year 12th May 1774। सो ये है एकदम फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स होगा। अब जो फॉल्स है तो उसको हमें बताना ही होगा कि क्यों है फॉल्स। देखिए, लुई 16 को जो थ्रोन मतलब उसका जो ताज था उसको पहनाया गया था 12 की जगह 10 मई को पहनाया गया था 1774। बाकी सब ठीक है, बस 12th गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी? जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है।
Let's move to the next question. Now, next question is Louis XVI was sentenced to death by court on the charge of voting. क्या वोटिंग के चार्ज में उसको गुलेटाइन कर दिए गए थे, एग्जीक्यूट कर दिया गया था? सो उसका आंसर होगा एकदम फॉल्स. फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि उसको वोटिंग के चार्ज में नहीं, हमने डिस्कस किया था उसको ट्रीजन के चार्ज में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया था. फोर्थ क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री टू अ गवर्नमेंट इज नोन एज अ ट्रीजन. अभी बताया मैंने आपको, अगर आप देशद्रोह करते हैं तो उसको हम ट्रीजन ही कहते हैं, तो इसका आंसर एकदम ट्रू होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, देखिए क्या है. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस. तो उसका आंसर होगा ट्रू. ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को एम्पायर डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस का. ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कब डिफीट हुआ था और कहाँ डिफीट हुआ था. ठीक है, जगह का नाम बताना है. सो थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो में हमने डिस्कस की MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज द ट्रू और फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी at your home. For today, bye bye.